अध्याय 1136 मूर्तिकार। काल के पास कवच का सेट लगभग समाप्त हो चुका था, तभी उसे सफायर से संदेश मिला कि मूर्तिकार आ गए हैं। जब काल लाइब्रेरी से बाहर निकला तब बौने अभी भी आंगन में ही थे। पुरानी पत्थर की इमारत की कारीगरी ने उन्हें इस बात पर गहन चर्चा में उलझा दिया था कि पुरानी बैरक की इमारत को पूरी तरह गिराए बिना उसमें क्या किया जा सकता है, लेकिन काल समझ गया कि वे आंगन में लगे हीलिंग टोटेम के तनाव मुक्ति का भी आनंद ले रहे थे। उन सभी के पास सामान था जो निश्चित रूप से उनके पास मौजूद सामान के अतिरिक्त था। नमस्कार सज्जनों, मैं काल हूँ, डार्कलाइट होस्ट का द्रोध शाखा नेता। आप सभी से मिलकर मुझे खुशी हुई। बौनों ने विनम्रता से सिर हिलाया और एक अधेड़ उम्र का आदमी आगे बढ़ा। मैं मास्टर गेरल्ट हूँ, मैं आपके साथ काम करने के लिए उत्सुक हूँ। हमने जो देखा है उसके अनुसार द्रोध 12 से काफ़ी अलग है, लेकिन अच्छे तरीके से, काफ़ी मिलनसार। बाकी बौने हंस पड़े और मास्टर ने कंधे उचका दिए। मैंने सोचा था कि यहाँ पहुँचने का सबसे अच्छा रास्ता बगल की गलियों से सीधी रेखा में जाना होगा, लेकिन जाहिर है राक्षस अपने शहर इस तरह नहीं बनाते। हो सकता है कि हम शहर के अधिक दिलचस्प हिस्सों में पहुँच गए हों। काल हंसा और सिर हिलाया। अगर तुम यहाँ पोर्टल प्लेटफॉर्म से आए हो तो तुम नहीं आए। पश्चिम की तरफ कुछ दिलचस्प चीज़ें हैं, लेकिन पूर्व की तरफ ही वो जगह है जहाँ सारी संदिग्ध गतिविधियाँ होती हैं। मेरा सुझाव है कि आप कम से कम शहर से परिचित होने से पहले वहाँ न जाएं। हालांकि राक्षस काफ़ी मिलनसार हैं, कम से कम ज़्यादातर समय तो। अब अन्य मूर्तिकार खुलकर हंस रहे थे। उसे एक बूढ़ी औरत ने उसके आंगन में से रास्ता काटने पर पीटा और किसी विशालकाय पंख वाले आदमी ने उसके मुंह पर मुक्का मारा क्योंकि उसने अपनी पत्नी से बात की थी, एक अन्य ने बताया। काल ने मास्टर मूर्तिकार के कंधे पर सहानुभूति से थपथपाया। मैं तुम्हें दानव संस्कृति की एक प्रारंभिक जानकारी ढूंढ दूंगा, लेकिन डरो मत, हमारे पास पूरा कार्यक्षेत्र मुख्यतः बौनों से भरा है और उनमें से कम एक तुम्हें वहाँ के वातावरण के अनुकूल ढलने में ज़रूर मदद कर सकता है। यहाँ कुछ और लोग भी काम कर रहे हैं, ज़्यादातर राक्षस, लेकिन कुछ ऑर्क्स, ड्रैगनकिन और कुछ और भी। साथ ही ड्रैगन और बीस्टकिन भी हैं जो आमतौर पर जिलाज एलायंस हाउस में काम करते हैं। गेरल्ट मुस्कुराया। हाँ, मैं देख रहा हूँ कि आप टीचर सफायर को भर्ती करने में कामयाब हो गए हैं। उनकी भतीजी मेरी टीचर थी और वह अपना दोपहर का खाना लेकर आती थीं। लगता है हर कोई ड्रैगन को जानता है। वह हमारे मास्टर लोहार की भी शिक्षिका थी। गेरल्ट ने चारों ओर देखा, फिर हसन को देखा जो कार्यशाला के प्रवेश द्वार पर झुका हुआ था और अपने पत्थर के पाइप से धूम्रपान कर रहा था। मास्टर हसन, आपको देखकर अच्छा लगा, हसन ने बड़बड़ाते हुए आंखें घुमाईं। ये देखकर अच्छा लगा कि तुम तलाक से बच गए। वहाँ कुछ समय के लिए मामला बाल बच गया था। खैर, द्रोध में तुम्हारा स्वागत है। आओ अपने नए कार्यस्थल पर एक नज़र डालो, ये फौज के सामने है। सभी मूर्तिकार इस टिप्पणी से असमंजस में पड़ गए। इमारत केवल 10 मीटर से थोड़ी ज़्यादा चौड़ी थी, वहाँ खड़े होने की भी जगह नहीं थी और भट्टी के पास काम करने की तो बात ही छोड़ दीजिए। वे भले ही इंजीनियर न हों, लेकिन उनकी स्थानिक जागरूकता अद्भुत थी। हसन वापस अंदर आया और मूर्तिकारों को तुरंत पता चल गया कि कुछ गड़बड़ है जब वह अचानक गायब हो गया। ये स्थानिक विकृति और अंदर की मंद रोशनी का एक साइड इफेक्ट था, लेकिन यह इतना दिलचस्प था कि सभी हिलने लगे। 10 मूर्तिकारों ने अपना सामान अंदर खींच लिया और प्रवेश द्वार पर रुक गए। काल ने अपनी आवाज़ ऊंची कर ली ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सभी लोग उसे सुन सकें। सभी का अपने नए घर में स्वागत है। ये डार्कलाइट होस्ट द्रोध शाखा का शिल्प स्थान है। हसन, क्या लोहारों ने कमरे चुन लिए हैं? मास्टर स्मिथ ने सिर हिलाया। हमने खाना खाने के बाद ऐसा किया। ऐसा नहीं है कि वहाँ भीड़ भाड़ हो, वहाँ सैकड़ों कमरे हैं। काल ने सिर हिलाया। ठीक है, अगर आप 3 शिफ्टों में काम कर रहे हैं या जोड़ियों में काम कर रहे हैं तो इतने लोगों के लिए काम की जगह तो है ही। मास्टर गेरल्ट ने गुफा के चारों ओर देखा, जो उसे 12 की इतनी याद दिला रहा था कि यह लगभग अलौकिक था। यह अद्भुत है। स्थानिक जादू, उसने पूछा। तकनीकी रूप से यह एक भ्रमात्मक क्षेत्र है जिसे हमने पृथ्वी के जादू से भर दिया है। यह अंतरिक्ष जादू का एक रूप है, लेकिन पूरी तरह से अंतरिक्षीय मंत्र नहीं है। काल ने समझाया। ठीक है, हम अपना सामान रख सकते हैं और काम पर लग सकते हैं। गिल्ड की नियुक्ति में कहा गया है कि हमसे एक प्रदर्शनकारी कलाकृति बनाने की अपेक्षा की जाएगी जिससे ये साबित हो सके कि हम योग्य हैं। गेरल्ट ने समझाया। ज़रूर, एक कमरा चुन लो और 10 मिनट में वापस आ जाओ। मेरे पास तुम्हारे काम के लिए कुछ सामान मौजूद होगा। तकनीकी रूप से त्यान ऐसा ही करेगा, लेकिन मूर्तिकारों के लिए भी यही बात थी। स्मिथ परिवार की तरह उन्हें भी एक टोटेम और 9 अधिपति मिले थे। काल ने उनके लिए कोई शक्ति स्तर नहीं, बल्कि केवल कौशल स्तर निर्धारित किया था। लेकिन अगर वे अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए अपने शिल्प कौशल का इस्तेमाल कर रहे थे तो उन्हें कुशल होना चाहिए था। काल ने वास्तव में पहले कभी विशुद्ध शिल्पकला वर्ग नहीं देखा था, या यह नहीं देखा था कि वे केवल जादू से क्या कर सकते हैं।
यह एक दिलचस्प अनुभव होने वाला था और उन्हें यकीन था कि लोरोस इससे प्रभावित होंगे। मूर्तिकला उसका जुनून था और उसने बहुत पहले ही साबित कर दिया था कि अगर उसे मूर्तिकला का मौका मिले तो वह जिंदगी का बाकी सब कुछ त्याग देगी। काल ने अंदाज़ा लगाया कि वह यहीं कहीं होगी। वह इस मौके को हाथ से नहीं जाने देगी। काल ने आत्मा दृष्टि का इस्तेमाल करके राक्षसी को ढूंढा और उसे एक मूर्तिकला कार्यशाला में किसी काम में व्यस्त पाया। ओर्क्स भी वहां थे, लेकिन वैंडी नहीं थी, जो अजीब था। वैंडी, आज तुम कहाँ पहुंच गईं? खरीदारी, एलायंस के लिए एक सूची है। मैं अभी हमारे किराए के दुकानदारों से सामान ले जा रहा हूं और फिर डिलीवरी करूंगा। हमारे यहाँ नए मूर्तिकार आए हैं, अगर आप रास्ते में उनसे मिलना चाहें तो मिल सकते हैं। अच्छा लगता है बॉस, ह्यूगो और बाकियों से मिलने जाने से पहले मैं उनसे मिलूंगा। इससे उसका उत्साह समझ में आ गया। बड़े जादूगर के पास उसके लिए नए मंत्र थे जिन्हें उसे पढ़ना था। उसे वैंडी पर नज़र रखनी होगी ताकि 1-2 रैंक हासिल करने के बाद वह जादूगर उसे अपने गिल्ड में न ले जाए। लोरोस खुशी से फूली नहीं समा रही थी। ये असली मूर्तिकार थे, व्यवस्था से सीधे मूर्तिकार वर्ग के लोग। उसने योद्धा वर्ग प्राप्त किया था और मूर्तिकला उसका जुनून था, इसलिए उसके पास वे सभी विशेष कौशल नहीं थे जो इन महारथियों के पास होने की संभावना थी। मूर्तिकार जब अपना सामान छोड़कर कार्यस्थल पर आए तो उन्होंने पाया कि वहां 1 दर्जन रंगों के पत्थर थे जो सभी अधिपति और कुलदेवता श्रेणी के थे। हमें यकीन नहीं था कि आज आपको किस तरह का पत्थर चाहिए, इसलिए मैंने तियान से आपके लिए चुनने के लिए ढेर सारे पत्थर बनवाए। मुझे उम्मीद है कि गुणवत्ता कोई समस्या नहीं होगी। हमने उन्हें गुणवत्ता के लिए चुना ताकि उन्हें हमारे रून क्राफ्टर्स द्वारा उन्नत किया जा सके। काल ने बताया, माना जैद या अन्य माना संगत सामग्रियों से बनी एक सामान्य मूर्ति एक शानदार शक्तिशाली वस्तु में बदल सकती है। ओह, ये तो कमाल का काम करेगा। अगर कोई पत्थर बहुत कमज़ोर है तो हमें सावधान रहना होगा, लेकिन हम अपनी मूर्तियां बनाते समय उनमें कुछ क्षमताएं भी जोड़ सकते हैं। उस हद तक नहीं जितना कोई लोहार या कोई और कर सकता है, लेकिन हमारी कला मूर्तियां बनाना है, उपकरण बनाना नहीं। मास्टर गेरल्ड ने समझाया। प्रत्येक मूर्तिकार ने एक एक टुकड़ा चुना, जबकि लोरोस उत्सुकता से काल के पास खड़ा होकर उनके शुरू करने का इंतजार कर रहा था। क्या आप हमारे साथ नहीं आएंगे? गेरल्ड ने पूछा। उसने सिर हिलाया। मैंने आज तक किसी को असली मूर्तिकार वर्ग में नहीं देखा। मैं देखना चाहती हूँ कि तुम ये कैसे करते हो। मैं अपनी सारी कलाकृतियां हाथ से तराशती हूँ क्योंकि मेरे पास योद्धा वर्ग है, इसलिए यह मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बौने हंस पड़े जब उन्हें एहसास हुआ कि यह उसका जुनून था और प्रत्येक ने अपने पत्थर की जांच की, उसमें जादू केंद्रित किया। हथौड़े और छेनी की कुछ थपथपाहटों ने टुकड़ों की खुरदरी रूपरेखा तैयार की, फिर कुछ और थपथपाने से उन्हें मोटे मोटे विवरण दिए गए। इन प्रभावों का वास्तविक प्रगति से कोई लेना देना नहीं था, ये तो बस कौशल पर ध्यान केंद्रित करने का एक तरीका था। और फिर जब बुनियादी मूर्तियां बन गईं, तो मूर्तिकारों ने कौशल बदला और टुकड़ों पर लहरों की तरह बारीकियां जोड़ना शुरू कर दिया। एक छोर से दूसरे छोर तक ड्रैगन की मूर्तियों में शल्क, भालुओं में फर तथा बौनेफोज भगवान की मूर्ति में इतना उत्तम स्तर का विवरण था कि ऐसा लग रहा था मानो भगवान का अंगरखा पसीने से पारदर्शी हो तथा उसके नीचे की त्वचा और नसें दिखाई दे रही हों। यहाँ तक कि उनकी दाढ़ी के कुछ बिखरे बालों का भी विवरण दिया गया था। तो यही तो एक सच्चा गुरु कर सकता है। लोरोस ने सांस ली, उसकी आंखें गड़ा देवता की मूर्ति पर टिकी थीं। काल को नहीं पता था कि उसने संगमरमर की शिराओं को मूर्ति की भुजाओं की शिराओं के साथ कैसे संरेखित किया था, लेकिन यह संभव था कि उसने पत्थर को ही अपनी ज़रूरत के अनुसार समायोजित कर लिया हो। काल गेरल्ड की तरफ मुस्कुराया। इसमें कोई शक नहीं कि यह मूर्तिकार की कला का एक सच्चा नमूना है, लेकिन अगर हम इसे हटा दें तो यह थोड़ी शर्म की बात होगी। क्या मैं इसके आधार के नीचे एक आशीर्वाद उकेर दूं और हम उसे प्रदर्शन के लिए रख दें? गेरल्ड ने सिर हिलाया और मूर्ति को उठाकर एक झुके हुए डिस्प्ले स्टैंड पर रख दिया, जो या तो उसके भंडार से निकला था या फिर उसी स्थान पर बनाया गया था। काल ने सोचा कि कविता में क्या क्या होना चाहिए और फिर अर्थ खोए बिना रून्स को एक बड़ी सजावटी गांठ में पुनर्व्यवस्थित करना शुरू कर दिया। विस्की, एले, स्टील और स्टोन। बौनों को पहाड़ों की उतनी ही आवश्यकता है जितनी मांस और हड्डियों की। माइथ्रिल को पिघलाएं, अपना घर बनाएं। धैर्य और शक्ति से हथौड़े की ध्वनि से सच्ची कला बनती है। काल ने कविता की केवल 4 पंक्तियां पूरी करते हुए संतोष से सिर हिलाया। वह तो बस आधा बौना था, है ना? उसकी भयानक कविता की अचानकता के लिए यही बहाना काफ़ी होना चाहिए। उन्होंने मूर्ति के निचले हिस्से में डिज़ाइन उकेरा और जब पूरी मूर्ति स्वर्णिम दिव्य प्रकाश से चमक उठी तो उन्होंने आह भरी। फौज भगवान की मूर्ति टोटेम रैंक एपिक ग्रेड 100 मीटर के दायरे में सभी निर्मित वस्तुओं को बोनस प्रदान करता है, जो कौशल और प्रयुक्त सामग्री पर निर्भर करता है। बौने कुछ सेकंड तक मूर्ति को घूरते रहे। कितना अजीब वर्णन है। यह महाकाव्य श्रेणी का है, लेकिन इसमें सिर्फ एक अस्पष्ट बोनस है। क्या इसका मतलब यह है कि यह वास्तव में एक दिव्य आशीर्वाद है, या ये हमें यह नहीं बता रहा कि यह कितना या किस प्रकार का बोनस है?
एक मूर्तिकार ने पूछा। काल ने कंधे उचका दिए। यह एक तरह का ईश्वरीय आशीर्वाद होना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं पता कि तुम्हें क्या मिलेगा। गेरल्ड ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए सिर हिलाया। 100 मीटर। तो फिर हमें इसे शराबखाने में रख देना चाहिए। ये शहर के ठीक बीचों बीच है। काल मुस्कुराया। यह असल में कोई शहर नहीं था, लेकिन एक तरह से था तो सही, है ना? उन्हें किसी न किसी समय कर्मचारियों की जगह असली लोगों को लाना ही होगा, न कि उन भ्रमों को जिन्हें ओपल ने अभी के लिए चलाने के लिए प्रोग्राम किया था। और उस समय गुफा में रहने वाले व्यापारियों और बारबालाओं तथा शहर के बाहरी इलाके में रहने वाले उन्हीं लोगों के बीच क्या अंतर रह जाएगा। डिज़ाइन में कई दुकानें भी थीं जो ज़्यादातर श्रमिकों के लिए थीं, लेकिन वे जल्द ही गिल्ड स्टोर के विभाग बन सकते थे। गिल्ड हाउस के द्वार से प्रतिदिन सैकड़ों लोगों को आते जाते देखना शहर के गार्ड के लिए सिरदर्द बना रहता था, लेकिन उनके पास जितना अधिक स्टॉक होता था उतने ही अधिक ग्राहक आकर्षित होते थे। अब बस इतना ही बाकी था कि राय को कुछ दर्जी और चमड़े के कारीगर मिल जाएं और उनके पास दुकानों में सामान भरने के लिए पर्याप्त लोग हो जाएं। शायद वह इसे गठबंधन विशेष बना सकते हैं। नहीं, इससे गार्ड को कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि वहां सभी टोटेम रैंक्ड और मिथिक आगंतुक खरीदारी करने के लिए बेतरतीब ढंग से आ रहे होंगे। यदि काल उनके बारे में एक बात जानता था तो वह ये थी कि वे अपनी खरीदारी स्वयं करना पसंद करते थे, तथा अपने लिए महत्वपूर्ण किसी भी चीज़ के लिए किसी निजी खरीदार को नहीं भेजना चाहते थे। किराने का सामान, हाँ। फर्नीचर, कपड़े या उपकरण, नहीं। खैर, अभी तो ये 2/3 खाली ही रह सकता है, और वह दुकानों की देखभाल के लिए मजदूरों को काम पर रखेगा। हालांकि काल अकेले ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो इस बात पर विचार कर रहे थे कि अतिरिक्त स्थान का क्या किया जा सकता है। कुछ ही सेकंड बाद सफायर एक लाल वस्त्रधारी ड्रैगन पुजारिन के साथ कार्यशाला में पहुंची, जो बहुत उत्साहित लग रही थी। उसे वही बताओ जो तुमने मुझसे कहा था, ब्लू ड्रैगन ने जोर देकर कहा। देवी कहती हैं कि आपने हमारे लिए जगह बनाई है, कमांडर रैंक रेड ड्रैगन ने जोर देकर कहा। ओह, ये तो कमाल है। हाँ, मुझे यकीन है कि मैंने ऐसा किया। मेरे साथ आइए सज्जनों, हम वापस आएंगे। आप सभी इस पद के लिए स्वीकृत हैं, इसलिए बेझिझक अपनी ज़रूरत की सामग्री स्टोरेज से ले लीजिए या यहाँ मौजूद अतिरिक्त पत्थर का इस्तेमाल कर लीजिए। काल ने मूर्तिकारों को बताया। फिर उसने मूर्ति को पकड़ लिया। हम इसे रास्ते में रखेंगे, ये शराबखाने की सलाख के पीछे जाता है। उसने भ्रमित ड्रैगन को समझाया। एक छोटा सा सवाल, एक बौने की आदमकद पत्थर की मूर्ति को उठाकर ले जाने के लिए तुम्हें किस तरह की ताकत चाहिए? इंसानी रूप में मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसा कर पाऊंगी, सफायर ने पूछा। मैं इस तरह से एक ड्रैगन के रूप में आपसे कमज़ोर नहीं हूं। चिंता मत करो, अगर यह बहुत भारी होता तो मैं इसे इन्वेंट्री में डाल देता। काल ने शराबखाने का रास्ता दिखाया, जहां मददगार मायावी बारमेड ने दोनों महिलाओं को प्रवेश करते ही पिंड ग्लास में शहद वाली शराब परोसी। उन्हें कैसे पता चला? लाल अजगर ने पूछा। मैं अक्सर यही सोचती हूँ, उन्हें ऐसी कोई बात नहीं पता होनी चाहिए जो उनके निर्माता को न पता हो। लेकिन वे तो एक ग्लासविंग तितली द्वारा बनाए गए हैं और वह तो सब कुछ जानती ही है, सफायर ने जवाब दिया। ये किताब सर्दियों के लिए मंदिर का सामान कैसे तैयार करें इस पर है। मैंने इसे कुछ हफ्ते पहले एक नए नाटक की तैयारी करते हुए पढ़ा था, ओपल ने काल को बताया। काल के मनोरंजन से सफायर ने उसे अपनी बात कहने का इशारा किया। उसने अपने एक नाटक को ज़्यादा यथार्थवादी बनाने के लिए सर्दियों के लिए मंदिर में सामान रखने के तरीके पर एक किताब पढ़ी। शहद वाली शराब उस सूची में शामिल चीज़ों में से एक थी, इसलिए उसने मान लिया कि सभी पादरी इसे पीते होंगे। सफायर हंसी। खैर, वह गलत नहीं है। ब्लू ड्रैगन ने पीछे की शेल्फ के बीच से एक अतिरिक्त केक को हटा दिया और काल ने इसे मूर्ति के साथ बदल दिया, फिर केक को एक खाली रैक में रख दिया। बहुत बढ़िया, ये शहर के लगभग बीचों बीच है ताकि मूर्ति के आशीर्वाद को अधिकतम कवरेज मिल सके। अब मेरे दिमाग में एक जगह है, ये सामने की तरफ है, बाजार के सबसे करीब, जो अभी खाली है। अनाथों से सब्जी की दुकानें खुलवाने के बारे में चर्च का क्या रोक है? हमारे पास खाना बनाने के लिए प्रकृति के पादरी और दरयूट तो हैं, लेकिन इस समय हमारे पास इतने रसोइये नहीं हैं कि हर दिन सबके लिए खाना बना सकें। मुझे शायद उनमें से और लोगों को काम पर रखना चाहिए, लेकिन अभी हमारे पास केवल 3 ही हैं। काल ने पूछा। रेड ड्रैगन मुस्कुराया। हम अपने बच्चों को समाज में उत्पादक पदों पर आसीन होने के लिए सक्रिय रूप से प्रोत्साहित करते हैं। अगर पर्याप्त संसाधन और धन उपलब्ध हो तो हम बड़े बच्चों से खाना भी बनवा सकते हैं। काल ने उसके कंधे पर थपथपाया। पैसे खत्म होने का कोई डर नहीं है। मैं तुमसे खाने पीने की चीज़ों या उपकरणों का कोई पैसा नहीं लूँगा, लेकिन मुझे तुमसे 30 भूखे बौनों के लिए दिन में 3 बार खाना बनाने की ज़रूरत है, और साथ ही अनाथालय के लिए तुम जो भी यहाँ लाओगी उसके लिए भी। सफायर हंसी। तो यही तुम्हारी योजना है? बाल श्रम का शोषण? काल ने सिर हिलाया। नहीं, अनाथ बाल मजदूरी का शोषण करो, लेकिन मैं उन्हें उचित वेतन दूंगा।
ये हमारे लिए आवश्यक कर्मचारियों की आधी संख्या है और हमें उनकी तलाश भी नहीं करनी पड़ेगी। वे पहले ही मिल चुके हैं। अब मुझे बस कुछ बारमेड और शायद कुछ अतिरिक्त सफाईकर्मी ढूंढने हैं, बशर्ते शहर में उस काम के लिए भी काफ़ी अनाथ बच्चे न हों। जब काल उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा था तो दोनों ड्रैगन हंसने लगे। शहर में सैकड़ों अनाथ बच्चे हैं, और ये सब तो शहर के अंदर ही हैं। ध्रोद में, खासकर स्प्रॉल में, काम करने की परिस्थितियां अच्छी नहीं हैं। इसके अलावा अपराध भी बहुत ज़्यादा है। इससे चर्च के लिए काफ़ी बच्चे बच जाते हैं और वे उनकी मौजूदा इमारत में भर रहे हैं। लाल अजगर ने जवाब दिया। ठीक है, ऐसा लगता है कि आपको कुछ विस्तार कार्य करना है, मैट्रन। क्षमा करें, मैं आपका नाम नहीं सुन पाया। ब्लैकलॉ। कम से कम मेरे नाम का सामान्य अनुवाद यही है। तो फिर मैट्रन ब्लैकलॉ, हम बच्चों को सफाई में मदद करने के लिए जादुई अंगूठियां भी देंगे। इस पूरे क्षेत्र का रखरखाव करना होगा, यहाँ तक कि खाली जगहों को भी महीने में कम से कम 2 बार साफ करना होगा। लेकिन रिंगों के साथ आपको केवल 10 या इतने ही बच्चों की आवश्यकता होगी। अगर बौने वाकई गंदगी फैलाते हैं तो हम और सफाईकर्मी मंगवाएंगे। और हाँ, एक सफाईकर्मी सुबह की पाली में शराबखाने में भी, जो रोज़ नाश्ते से पहले सफाई करेगा। हम आपके अनाथालय का बना खाना भी परोसेंगे, लेकिन मैं शराबखाने के लिए उचित कर्मचारी भी जुटाऊंगा। काल ने समझाया। हमारे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जो अनाथालय से आरोही राक्षसों के रूप में बाहर आ गए हैं। वे स्प्रॉल में अंशकालिक काम कर रहे हैं, इसलिए मैं उनसे पूछूंगी कि क्या वे यहाँ काम करना चाहेंगे। मैंने सुना है कि आपने केयरटेकर जो को भी काम पर रखा है, मैट्रन ब्लैकलॉ ने पूछा। काल घर की ओर मुड़ा। मैं इतना बेरहम नहीं हूं कि उसे उसके घर से निकाल दूं, हालांकि हमने उसे शहर से खरीदा है। वह अब भी केयरटेकर जो है, और हमने उसके लिए एक न्यूड बीस्टकिन ढूंढा है जो उसका सहायक बन जाएगा। अगर तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो तो तुम उसे घर में ढूंढ सकते हो। उसका कमरा तीसरी मंजिल पर है, लेकिन वह हमेशा किसी न किसी काम में व्यस्त रहती है। हालांकि तुम्हें किसी को ऊपर जाने देना होगा। गार्गोयल शायद गिल्ड के सदस्यों के अलावा किसी और को बिना देखरेख के ऊपर नहीं जाने देंगे। सफायर ने आह भरी, क्या तुम हर अनजान व्यक्ति को यूं ही अपना लेते हो? बिल्कुल नहीं, लेकिन ये लाल ड्रैगन भगवान द्वारा सुझाए गए थे। ये ठीक होना चाहिए। इससे मुझे याद आया, क्या आपको यहाँ पुस्तकालय जाने का मौका मिला? मुझे पता है कि आपको यहाँ आने के लिए यहाँ से गुजरना पड़ा होगा। नीले ड्रैगन की आंखें चमक उठीं। यह एक अद्भुत पुस्तकालय है। कई प्राचीन और दुर्लभ ग्रंथ, किसी गिल्ड हाउस से मेरी अपेक्षा से कहीं बेहतर। मैं अपने प्रशिक्षुओं को बाद में इसे दिखाऊंगा। प्रशिक्षुओं को अपने खाली समय में पढ़ना चाहिए, ये दिमाग के लिए अच्छा है। फिर वह रुकी। लाइब्रेरी का जिक्र करके तुमने मुझे नियुक्ति नीति से जुड़े मेरे सवालों से भटका दिया। धूर्त शैतान। लाल ड्रैगन हंसा। राक्षस आदमी की शहर में अच्छी खासी प्रतिष्ठा है। वह नौकरी देने वालों के बारे में उतना खुला नहीं है जितना तुम सोच रहे होगे, लेकिन कर्मचारी ढूंढने के मामले में तो वह भगवान से भी ज्यादा भाग्यशाली है। वह एक ग्रैंड मास्टर डेमोनिक ब्लैकस्मिथ को पाने में सफल रहा, क्योंकि वह आदमी उस गेट से आया था और उसे फौज की आग की गंध आ गई थी। जब एशब्रिंगर ने किसी को अपने बारे में बात करते सुना तो उसने अपना सिर बाहर निकाला, फिर पुजारिन की ओर हाथ हिलाया। वह अनाथालय की मैट्रन को पहले से ही जानता था। वेंडी जिस अलायंस की डिलीवरी करने आई थी, उसके लिए सामान की खरीदारी करने के लिए वे उसके बच्चों का इस्तेमाल करते थे। सुप्रीम लेडी मटिल्डा के महल के एक निजी कमरे में डाकलाइट होस्ट की महिलाएं पुनर्तः अराजकता के बीच थीं। मटिल्डा की योजना बनाने की विधि ये थी कि वह हर संभव विकल्प को साथ साथ सामने लाती और देखती कि उसके दर्शन क्या कहते हैं, कि वे चीजें एक साथ कैसे काम करेंगी, फिर दूसरों से पूछती कि वे क्या सोचते हैं, ये देखने के लिए कि क्या इससे दर्शन में कोई बदलाव आएगा। दुल्हन की सहेलियों के लिए ये रंग कैसा रहेगा? प्राचीन कैस ड्रैगन ने पूछा। मुझे वह पसंद है। कैरा ने उसकी सराहना की, लेकिन बाकी सभी लोग भ्रमित दिखे। तुम्हारे हाथ में कुछ भी ऐसा नहीं है जो हम देख सकें, दाना ने उसे बताया। ओह, और यह कितना सुंदर शेड है। अफसोस की बात है कि कोई इसे देख नहीं सकता। महसूस करो कि यह कितना चिकना है। दाना ने हाथ बढ़ाया, फिर रुक गई जब उसकी उंगलियों ने किसी अविश्वसनीय रूप से मुलायम चीज को छुआ, लगभग रेशम की तरह, लेकिन ऐसा महसूस हुआ जैसे कि यह आपकी उंगली के साथ आंशिक रूप से विलीन हो गया हो, जैसे कि आप अपनी उंगली को गर्म पानी के माध्यम से चला रहे हों। टिफ़नी ने आह भरी। तुम्हें यकीन नहीं होगा कि जब मैंने पहली बार उससे कहा था कि मैं सार्वजनिक रूप से ऐसा नहीं पहनूंगी, तो उसने कितना विरोध किया था। मुझे तो ये भी नहीं पता कि उसे यह कैसा लगता होगा। दाना ने पिशाच को देखकर मुस्कुराया। मुझे लगता है कि वह हमें ज़रूर बताएगी कि अगर दुल्हन की सहेलियां इसे शादी में पहनेंगी तो उन्हें बहुत सौभाग्य मिलेगा। कैरा ने दाना को सकारात्मक संकेत दिया, जबकि मटिल्डा हंस पड़ी। ठीक है, आप इसे ऐसा कह सकते हैं, लेकिन चलिए दूसरे संयोजन पर चलते हैं। कैस बेजर ने अपनी बहनों को बताया कि उसे वह ड्रेस कैसी लग रही है, और वे तुरंत मुंह बनाने लगी।
वह ड्रेस बहुत ही शानदार थी और वह असली ड्रेस देख भी नहीं पा रही थी। लेकिन इसका एक कारण ये भी था कि वह पोशाक वास्तविकता में पूरी तरह से अस्तित्व में नहीं थी। यह ऐसा था जैसे मैं आंशिक रूप से निराकार हूँ, लेकिन फिर भी इतना ठोस कि चीज़ों को थोड़ा बहुत छू सकूं। अगर तुम पोशाक को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते तो कैरा के विचार कहते कि तुम सीधे उसमें से निकल जाओगे। कैरा के अनुसार ये दुल्हन की सहेली की पोशाक के लिए आदर्श थी। रेमी ने विभव पर विचार किया। यह एक गैर न्यूटोनियन तरल पदार्थ जैसा था, लेकिन उल्टा। ये तब तक ठोस था जब तक आप उस पर बहुत ज्यादा बल नहीं लगाते, और फिर वह वास्तविकता से गायब हो जाता है। समस्या ये थी कि यह रंग ऐसा था जो उनकी आंखों द्वारा देखे जा सकने वाले किसी भी प्रकाश स्पेक्ट्रम में मौजूद नहीं था, और जिस प्रकाश को यह परावर्तित करता था वह केवल कैस प्लेन में ही मौजूद था। मटिल्डा एक और पोशाक लेकर आई। ये लगभग सफ़ेद थी, लेकिन उस तरह जैसे सफ़ेद रोशनी सफ़ेद होती है। यह इतनी सफ़ेद थी कि उसमें कोई भी बारीकी दिखाई नहीं दे रही थी। फिर उसने पोशाक को हिलाया और रंग झिलमिला उठे, इंद्रधनुष की तरह टिमटिमाते हुए। मटिल्डा ने पोशाक को देखकर भौहें चढ़ाईं, फिर कुछ ऐसा किया जिससे प्रकाश फीका पड़ गया। फेस सिल्क, ये बहुत सुंदर है, लेकिन अगर आप मन का तालमेल गलत कर दें तो रंग बिल्कुल बेढंगे हो जाएंगे, उसने समझाया। रे ने उससे पोशाक ले ली और दाना धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करती रही जब उसे सुबह की 50वीं नई पोशाक पहनाई गई। ओह, ये तो बहुत बढ़िया है। तुम उड़ सकती हो, है ना? हमें तुम्हारे लिए कुछ पंख भी लगवाने चाहिए। मटिल्डा खुश हुई। शॉल कैसा रहेगा? जब वह गलियारे से नीचे जाएगी तो वह हवा में लहराएगी, कैरा ने सुझाव दिया। ओह, ये बहुत बढ़िया है। हाँ, एक सेकंड। दाना किसी के स्पष्टीकरण का इंतजार कर रही थी, क्योंकि केवल मटिल्डा और अन्य जानवर ही कैरा के मानसिक संदेश सुन सकते थे। वह कहती है कि पोशाक के साथ शॉल ठीक रहेगा। अगले ही मिनट में मटिल्डा ने कपड़े के दर्जनों पतले टुकड़ों को पलटा, फिर अपनी पसंद का कपड़ा उठाया। लो, इसे पहन लो। हाँ, सादे सफ़ेद पर हल्के बैंगनी फूल। क्लासिक्स हमेशा सबसे अच्छी किस्मत लाते हैं। रे ने दाना के कंधों पर कपड़ा डाला और उसने खुद को अनायास ही तैरते हुए पाया। लेकिन वह अभी भी सामान्य रूप से हिल सकती थी, बस ज़मीन को छू नहीं रही थी। मुझे भी इनमें से एक चाहिए। मुझे अपने तराजू पर दूसरों की कीचड़ लगने से नफरत है, रेमी ने मांग की। मटिल्डा ने हंसते हुए उसे एक लाल रंग का सिक्का दिया, फिर उसे वापस ले लिया और दाना के सामने रख दिया। क्या आप लाल और सुनहरे रंग को शादी का रंग मानेंगे? लाल रंग इस दिन के लिए शुभ रंग है। दाना ने कंधे उचका दिए। मैं ज़्यादा विरोध नहीं करूंगी। जिन कुछ डेमन से मैं मिली हूँ वे शादी के गाउन में लाल रंग का इस्तेमाल करते हैं और वे बहुत सुंदर लगते हैं। नचटिया ने सिर हिलाया। काले ड्रैगन शादी के लिए भी लाल कपड़े पहनते हैं और सफ़ेद ड्रैगन खास मौक़ों पर काले कपड़े पहनते हैं। ये बात तो सही थी। वे हर दिन सफ़ेद कपड़े पहनते थे, इसलिए अगर वे चाहते थे कि लोगों को पता चले कि वे जश्न मना रहे हैं तो उन्हें कुछ और पहनना ही होगा। मटिल्डा ने रेमी को एक अलग लाल रंग का, उसी प्रभाव वाला, दिया और नागा ने चुपचाप गंदगी पर इस छोटी सी जीत का जश्न मनाया। हाँ, वह स्पिरिट स्नैक रूप में उड़ सकती थी, लेकिन उस रूप में हाथ नहीं थे। इसमें 4 थे। ये स्पष्टतः एक कीमियागर के लिए बेहतर विकल्प था। दाना को अभी लाल गाउन पहनाया ही जा रहा था कि अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया। मुझे कालकोठरी से एक कौशल पुस्तक मिली थी, लेकिन मैंने उसका कभी इस्तेमाल नहीं किया। मैं काल से राय के लिए उसकी नकल करवाना चाहती थी, लेकिन फिर मैं उसे भूल गई। वह हौंफने लगी। लोट्स हंसा। हाँ, कहते हैं कि मैं संक्रामक हूँ, लेकिन ये काल ही है जो सबको भ्रष्ट कर रहा है और उन्हें भुलक्कड़ बना रहा है। रे हंसा। ठीक है, अगर तुम इसे मुझे दे दो तो मैं काल को इसे सिखा दूंगा और हम दोनों को सिखा दूंगा। तो फिर उसे जादू की किताब की एक कॉपी बनाने को कहो। नहीं, 2 कॉपी, ताकि हम एक नीले ड्रैगन को उनके रिकॉर्ड के लिए दे सकें और एक गिल्ड हाउस की लाइब्रेरी के लिए भी बची रहे। दाना ने आगे कहा। मटिल्डा ने उत्सुकता से सिर हिलाया। उसे नीले ड्रैगन को अपने साथ ले जाने को कहो। वे अच्छे गिल्ड सदस्य बनेंगे। अपनी किताबों की रक्षा के लिए एक नीले ड्रैगन का होना ज्ञान की रक्षा के लिए सबसे अच्छी बात है। काल, इस किताब को सीखो, मुझे ये सिखाओ, फिर 2 और किताबें बनाओ और नीले ड्रैगन को गिल्ड में ले जाओ। कैस ड्रैगन कहता है कि वह अच्छी किस्मत वाली है। रे ने काल को बताया और उसे उन चीज़ों के बारे में चर्चा से चौंका दिया जिनकी ज़रूरत अनाथ बच्चों को एक नए घर में रखने के लिए होगी। लेडी सैफायर, आप डार्कलाइट होस्ट में कैसे शामिल होना चाहेंगी? मैं आपको कुछ फ़ायदे और एक बेहद खास हुनर दे सकता हूँ। काल ने बातचीत रोकते हुए कहा। ये प्रस्ताव क्यों लाया गया है? उसने संदेह से पूछा। लेडी मटिल्डा कहती हैं कि तुम बहुत भाग्यशाली हो, और राय ने मुझे अभी अभी एक कौशल पुस्तक दी है जिसे मैं सीखकर कॉपी कर सकती हूँ। मैं जानती हूँ कि नीले ड्रैगन इनके बारे में कैसा महसूस करते हैं, भले ही वे शिलालेख लेखक न हो। दरअसल, इसे 2 विशिष्ट ज्ञान के टुकड़े बनाओ। मुझे यकीन है कि तुम दोनों सीख सकते हो, काल ने समझाया। मैं सुन रहा हूँ।
काल ने एक गिल्ड आमंत्रण भेजा, फिर गोलेम डुप्लीकेशन की पुस्तक निकाली और तुरंत इसे सीख लिया। जब पुस्तक गायब हो गई तो सफायर के चेहरे पर जो भाव थे वह अनमोल थे, लेकिन फिर भी उसने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। गिल्ड सदस्य जोड़ा गया। नीलम। चैंपियन काल ज्ञान प्रदान करता है। कौशल पुस्तक जिज्ञासु युवती नीलम को हस्तांतरित किया जाएगा। चैंपियन काल ज्ञान प्रदान करता है। कौशल अनंत बिजली जिज्ञासु युवती नीलम को हस्तांतरित किया जाएगा। लो, शुरू हो गया। वादा किया गया सुपर एक्सक्लूसिव कौशल। अब तक सिर्फ ब्लू ड्रैगन्स और थोर ही इसे सीख पाए हैं। आपको पवित्र और बिजली के जादू दोनों के लिए बहुत ज़्यादा लगाव की ज़रूरत है, और नीले ड्रैगन की सांस बिजली है। दूसरा कौशल आपको किसी भी ज्ञात कौशल की कौशल पुस्तकें बनाने की अनुमति देता है, जैसे कि एक शिलालेखाकार। ये कौशल रून क्राफ्टिंग के साथ अच्छी तरह से काम करता है, क्योंकि हम पहले से ही इसकी भाषा जानते हैं, इसलिए हम इसे दूसरों की तुलना में बहुत तेज़ी से कर सकते हैं। नीलम की आंखें ईश्वरीय कृपा से चमक उठीं और ड्रैगन जोर से हंस पड़ा। तुम्हें पता है, मुझे लगता है अब मैं समझ गया हूं कि ड्रैगन देवता तुम्हें इतना पसंद क्यों करते हैं। तुम्हारी बातें बिल्कुल भी समझ में नहीं आती। लाल ड्रैगन पुजारिन ने जोश से सिर हिलाया। उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि क्या हो रहा है, लेकिन काल ने जो कुछ भी किया था, उसकी दिव्य प्रतिक्रिया को वह महसूस कर सकती थी, इसलिए ज्ञान के देवता जरूर प्रसन्न हुए होंगे। काल ने एक क्षण के लिए ध्यान केंद्रित किया और रे को उसके स्थान के माध्यम से गोलेम दोहराव कौशल सिखाया, लेकिन इसे दाना को वापस सिखाने के लिए तब तक इंतजार करना होगा जब तक वे फिर से आमने सामने न हों। मुझे नहीं लगता कि कोई मुझे बताएगा कि क्या हो रहा है। क्या इससे अनाथालय के लिए फर्नीचर मंगवाने के शेड्यूल पर कोई असर पड़ेगा? लाल ड्रैगन पुजारिन ने पूछा। काल ने सिर हिलाया, बिल्कुल नहीं। मैं अभी किसी को भेजकर सारा सामान मंगवा लूंगा और शाम से पहले पूरी इमारत में सामान जमा करवा दूंगा ताकि तुम वहां आ सको। मैंने कई इकाइयों में फर्नीचर को भ्रम की दृष्टि से रखा, लेकिन यह इमारत अभी भी खाली है और अन्य कोई भी इमारत अनाथालय की स्थापना के लिए उपयुक्त नहीं होगी। मैंने अभी अभी प्यारी मिस सफायर को गिल्ड में शामिल किया है और उसे ब्लू ड्रैगन्स के लिए एक अनोखा कौशल सिखाया है। नीले ड्रैगन के लिए एक अनोखा कौशल? आपको ऐसा कुछ कैसे पता? ये वास्तव में रिफ्रेशिंग लाइटनिंग बैरियर का एक विकसित रूप है जो लाइटनिंग सेरों के पास है। यदि आप उन्हें पवित्र जादू से विकसित होने में मदद करते हैं, तो संभावना है कि उनका कौशल भी विकसित होगा। थोर के मामले में उनका कौशल विकसित हुआ और यह ब्लू ड्रैगन्स के साथ अत्यधिक संगत है। नीलम ने घुराघुराहट की और उसके मुंह के चारों ओर बिजली चमकने लगी, इससे पहले कि अनंत बिजली अवरोध बन जाए। फिर उन्होंने मुझे सिखाया कि मैं जो भी कौशल जानती हूँ उसके लिए कौशल पुस्तकें कैसे लिखूं, और देवी सचमुच बहुत उत्साहित हो गईं। उन्होंने आगे कहा, इसका अनाथालय से क्या संबंध है? उसने उलझन में पूछा। कुछ नहीं, मेरे गिल्ड सदस्यों में से एक ने मुझे गोलेम डुप्लीकेशन की एक किताब दी और इसने मुझे बाकी सब करने की याद दिला दी। रेड ड्रैगन ने सिर हिलाया। ये गिल्ड अजीब है, लेकिन मैं पहले ही बता सकती हूँ कि यह बच्चों के लिए एक रोमांचक अनुभव होगा। अब क्या यही वो इमारत है? मैं देख सकती हूँ कि यह काम कर रही है। हमें इसमें कितना नवीनीकरण करने की इजाज़त है? काल ने कंधे उचका दिए। ये टोटेम रैंक वाले पत्थर से बना है, इसलिए आप शारीरिक रूप से जो बदलाव कर सकते हैं वे सीमित हैं। लेकिन मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि आप अंदर क्या करते हैं। रंग रोगन करवाएं, फर्श बदलवाएं, नई लाइटें लगवाएं, जो भी आपकी स्थिति के लिए सबसे अच्छा हो। मैं जानता हूं कि अधिकांश अनाथ बच्चे इस क्षेत्र में सामान्य से अधिक रोशनी चाहेंगे, लेकिन जब गुफा हमेशा अंधेरी रहती है तो यह उन्हें सोने में मदद करने के लिए अच्छा होना चाहिए। काल ने सहमति जताई। पुजारिन मुस्कुराए। तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। अगर दीवारें इतनी मजबूत हैं तो हम उन्हें गिरा नहीं पाएंगे, लेकिन इससे अंदर भी शांति रहेगी, उस विशाल लकड़ी की इमारत के उलट जहां 3 मंजिल दूर से लोगों की आवाज़ सुनाई देती है। काल ने सहानुभूति में भौहें चढ़ाईं। ये वाकई भयानक लग रहा था, खासकर बच्चों से भरे घर के लिए। काल ने अंदर जाने का रास्ता दिखाया और दोनों ड्रैगन ने इमारत के अंदरूनी हिस्से की जांच की, जिसे एकल श्रमिक अपार्टमेंट के रूप में डिज़ाइन किया गया था। खैर, ये तो बिल्कुल सही है। ज़्यादातर यूनिट्स में हमें रसोई की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि बच्चे इतने छोटे होते हैं कि खुद खाना नहीं बना सकते। लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम इसे फिर से व्यवस्थित करें तो हम एक बड़े बच्चे को छोटे बच्चों के साथ रख सकते हैं। अभी हमने उन्हें बारी बारी से सहायक की जिम्मेदारी सौंपी है, लेकिन इसे बदलकर एक समूह बनाया जा सकता है जो उनकी पढ़ाई और देर रात के कामों जैसे नाश्ते की ज़रूरत में मदद करेगा। खैर, जब घर में सचमुच स्नैक्स हों। अधिकांश समय अनाथालय मानक चावल और बीन्स आहार पर काम करते हैं, और यह वास्तव में नाश्ता भोजन नहीं है। काल हंसा। अरे, तुम में रचनात्मकता कम है। अगर तुम इसमें थोड़ा मसाला डालो और फिर इसे तवे पर भून लो तो बचे हुए से बढ़िया नाश्ता बना सकते हो।
घर पर चर्च के अनुचर घोड़ों को खिलाने के लिए बची हुई गेंदें बनाते थे, लेकिन लोर्ड्स ने सीखा कि आप कुछ अपने लिए बचा सकते हैं और उन्हें बाद में खाने के लिए मसालेदार नाश्ते में तल सकते हैं। हरा ड्रैगन अनुयायी या चांदी? लाल ड्रैगन पुजारिन ने पूछा। हरा, स्वाभाविक रूप से, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि सिल्वर ड्रैगन पादरी उस सूची में थे। दोनों ड्रैगन हंसे। वे अपनी जादुई पढ़ाई में खो जाते हैं और इतना थक जाते हैं कि चल नहीं पाते, इसलिए उन्हें अपने साथ कुछ खाने का मन करता है। ये तो सही है। रेड ड्रैगन क्लरिक्स तो हम एक तय समय पर खाते हैं वाले लोगों जैसे लगते हैं, और ब्लू ड्रैगन्स तो पागल हो जाएंगे अगर कोई लाइब्रेरी में स्नैक्स ले आए तो ज़रूर उनके खाने का एक तय समय होता है। काल ने मजाक किया। चिपचिपे छोटे छोटे अनुयायियों के उंगलियों के निशान हमारे अस्तित्व के लिए अभिशाप हैं। सफायर ने सहमति जताई। अब क्या सभी स्वीट्स ऐसे ही हैं? रेड ड्रैगन ने उन्हें वापस ट्रैक पर लाते हुए पूछा। काल ने सिर हिलाया। सिर्फ पहली 2 मंजिलें। ऊपर वाली मंजिल पर बड़े स्वीट हैं जिनमें एक दूसरा बेडरूम भी है। लेकिन मुझे पता है कि अनाथालय हमेशा भीड़ भाड़ वाले होते हैं और मुझे पता है कि इनका सही इस्तेमाल कैसे किया जाए। सफायर हंसी। इतने सारे बाथरूम होने की बात ही बच्चों को खुशी से रोने पर मजबूर कर देगी। ज़्यादातर अनाथालयों में लड़कों और लड़कियों के लिए एक ही बाथरूम और शॉवर होते हैं। अगर वे खुशकिस्मत रहे तो हो सकता है कि ये कई मंजिल पर हों। 15 मिनट बाद ड्रॉइड फर्नीचर निर्माता मिस्टी और रेन उन्नत कार्यस्थल के प्रवेश द्वार पर थे और आश्चर्य से उस क्षेत्र को देख रहे थे। यह अविश्वसनीय है, इतनी जगह। नमस्ते गिल्ड लीडर काल, पुजारियों। आज आपको हमारी क्या ज़रूरत थी? कृपया कहें कि यह इन सभी इमारतों की पूरी सजावट है। हाल ही में व्यापार धीमा रहा है। सभी ने अपना पैसा बोंगोन युद्ध के लिए वस्तुओं के निर्यात पर खर्च किया और उनमें से अधिकांश अभी तक वापस नहीं आए हैं, इसलिए कोई भी कुछ भी ऑर्डर नहीं कर रहा है। बड़े ड्रॉइड ने समझाया। काल उत्साहित ड्रॉइड की ओर देखकर मुस्कुराया। सभी के पास नहीं, कुछ नए निवासियों के पास अपना फर्नीचर है। सबसे पहले हमें आपसे अनाथालय की इमारत बनाने की ज़रूरत है ताकि आप उतने लोगों के लिए जगह बना सकें जितने के लिए आप अंदर रहना उचित समझते हैं। अगर आप ऊपरी मंजिल पर डबल डॉम बना सकें, हर बड़े बेडरूम में 2-2 बिस्तर, दोनों दीवारों पर एक एक, तो बाकी कमरों का घनत्व काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। तो फिर कितने लोगों के लिए सिंगल रूम? पुजारिन, सिर्फ मैं। हमारे पास पादरी कम हैं, लेकिन बड़े बच्चे मदद करते हैं और हम उन्हें तब तक तनख्वाह देते हैं जब तक वे अपना काम ढूंढने नहीं निकल जाते। इससे उन्हें दुनिया के लिए तैयार होने में मदद मिलती है। उसने जवाब दिया। ठीक है, मुझे लगता है कि मुख्य मंजिल पर मैट्रन के लिए एक कमरा होगा। फिर ऊपर बड़े बच्चों के लिए कमरे होंगे ताकि वे नीचे जाते समय सभी छोटे बच्चों और उनके पर्यवेक्षकों के पास से गुजर सकें। हम मैट्रन ब्लैकलॉ को सोने की व्यवस्था करने देंगे, लेकिन हमें बहुत सारे बिस्तरों की ज़रूरत होगी। कॉमन एरिया में स्कूल के काम के लिए बेंच और क्या, एक नर्सरी। कई लोग नवजात शिशुओं को अनाथालयों में छोड़ जाएंगे। फिर रेड ड्रैगन्स के लिए एक स्वास्थ्य लाभ कक्ष। ये प्रथा है कि वे अनाथालय में ही जन्म देते हैं क्योंकि चर्च हमारे सभी बच्चों का पालन पोषण करता है। रेड ड्रैगन पुजारिन ने आगे कहा। मिस्टी मुस्कुराए। चिंता मत करो मैट्रन, ये सबसे बड़ा अनाथालय होगा जिसका प्रबंधन करने का सौभाग्य तुम्हें कभी मिला है। क्या यही शिक्षक होगा? सफायर ने सिर हिलाया। मैं गिल्ड की नई शिल्पकारों में से एक हूँ। मैं अपने किसी भाई को यहाँ पढ़ाने के लिए बुलाऊंगी। पुरुषों का मजबूत प्रभाव बच्चों के व्यवहार को संतुलित रखने और उन्हें गलत काम करने से रोकने में मदद करता है। अगर आपको किसी को भर्ती करने में परेशानी हो रही है तो उन्हें बताएं कि हम उन्हें गिल्ड लाइब्रेरी तक पहुँच प्रदान करेंगे। ये सबसे बड़ी लाइब्रेरी नहीं है जो उन्होंने कभी देखी होगी, लेकिन यह उनके कमरे में 2 अलमारियों से बेहतर है। काल ने प्रस्ताव दिया। बस इतना ही काफ़ी है। हमारा ईश्वर ज्ञान के प्रसार को मान्यता देता है, इसलिए शिक्षकों को ढूंढना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सफायर ने सहमति जताई। मिस्टी ने गुफा में बने छोटे से कस्बे को देखा। इनमें से कितने कमरे इस्तेमाल में हैं? करीब 3 दर्जन। कारीगरों से बात करो, वे तुम्हें बता देंगे कि उन्हें क्या चाहिए और वे किस यूनिट में हैं। ये सब गिल्ड के खर्चे पर है, काल ने समझाया। दोनों ड्रॉइड निकल पड़े। मिस्टी अनाथालय की ओर चल पड़ी, जबकि रेन मूर्तिकारों के इलाके में घरों के नवीनीकरण के ऑर्डर लेने गई। उसकी मां के पास इस बड़े प्रोजेक्ट में बहुत काम था, लेकिन बौने आमतौर पर अपनी मांगों में बहुत ही साधारण होते थे, इसलिए उन्हें ज़्यादातर बिस्तर ही चाहिए होते थे। बौने लोग लकड़ी के बजाय गद्दियों वाले पत्थर या धातु के सोफे को अधिक पसंद करते थे। यदि वहाँ राक्षस होते तो ड्रॉइड के रूप में उसके लिए अधिक काम होता, लेकिन उसने बहुत से छोटे कद के लोगों को देखा। ये काम निपटाने के बाद काल अपने नए कौशल के ज़रूरी परीक्षण शुरू करने के लिए आज़ाद था। सबसे पहले ये देखने के लिए कि यह कौशल असल में किन मंत्रों पर असर करेगा। गोलेम 4 समन के रूप में सामने आए, लेकिन बॉडीगार्ड अभी भी केवल 2 ही थे और इसने एपिक गार्ड या हैंड का क्लोन भी नहीं बनाया।
ये कुछ हद तक सीमित था, लेकिन इससे दाना को उसके गोलेम और ग्रेटर गोलेम दोनों को 4-4 बार बुलाने की सुविधा मिलनी चाहिए। वह कोई मामूली ताकत नहीं थी। रे मन ही मन खुशियां मना रहा था। उसे अभी अभी एहसास हुआ था कि उस जादू ने उसे अनंत गोलेम की गड़बड़ी दे दी है। अगर वह ब्लड डिस्ट्रक्शन से दुश्मनों को उड़ा देती तो वह उन्हें क्वीन ऑफ द डैम्ड से जगाकर ब्लड गोलेम्स की तरह इस्तेमाल कर सकती थी। लेकिन मंत्र से संख्या दोगुनी होनी चाहिए, जिससे उसके दुश्मनों की तुलना में दोगुने गोलेम्स हो जाएंगे। उसे बस और अधिक लक्ष्य ढूंढते रहना था और वह ब्लड गोलेम्स के साथ विश्व की जनसंख्या को पूरी तरह से दोगुना कर सकती थी, जब तक कि वे सड़ने और बदबूदार न हो जाएं। यह एक समस्या होगी, एक समस्या जिसे वह समय आने पर सुलझा सकती थी। बस अफसोस की बात यह थी कि वह गोलेम्स या ब्लड गोलेम्स को कपड़े बनाना नहीं सिखा सकी। इस मामले में वे बिल्कुल बेकार थे। स्पेक्ट्रल नाइट्स अगर आदेश देते तो कोशिश करते, लेकिन उनमें कला या नज़ाकत की कोई समझ नहीं थी। दर्जी तो बिल्कुल घटिया थे। बेहतर होगा कि वे सामग्री एकत्रित करें। परीक्षण पूरा होने के बाद काल ने अतिरिक्त संबंध को खारिज कर दिया और फिर पुजारियों को सराय में ले गया ताकि वह गोलेम दोहराव कौशल लिख सके। थोड़ी किस्मत के साथ वह इसे एक स्तर आगे बढ़ा सकता था और इसे समन डुप्लीकेशन या कुछ इसी तरह की क्षमता में बदल सकता था। लेकिन स्किल मास्टर क्षमता कुछ समय से सक्रिय नहीं हुई थी और काल को शक होने लगा था कि या तो वह इससे दूर हो गया है या ये किसी ऐसे कौशल के इंतजार में अटका हुआ है जिसे अभी तक उन्नत नहीं किया जा सका है। ऐसा पहले भी हो चुका था, जब कोई कौशल उन्नत होता था तो एक साथ कई उन्नयन होते थे। कम से कम काल को पूरा यकीन था कि स्किल मास्टर के साथ भी ऐसा ही हुआ होगा जब उसने इसे कौशल वृक्ष में आगे बढ़ाया और फिर तुरंत एक और उन्नति प्राप्त की। पहली प्रति काल ने सफायर को दी, जो आश्चर्य से कौशल पुस्तक को देखती रही। ये वाकई एक अद्भुत कौशल है। मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं इन कौशल पुस्तकों का उपयोग उन्नत कक्षाएं सिखाने के लिए कर सकती हूँ। अगर मैं किसी योद्धा को ले ऑन हैंड्स सिखा दूँ तो क्या होगा? क्या वे पैलाडिन बनने के योग्य हो जाएंगे? या अगर मैं उन्हें सैंड्स्ट्रोथ सिखा दूँ तो क्या वे क्रूसेडर बन जाएंगे? उसने सोचा। डंजन में जाने से ठीक पहले इसे आजमाएं। अगली बार जब आप सिस्टम लिंक्ड इंस्टेंस या ट्रायल में प्रवेश करेंगे तो ज़्यादातर क्लास एडवांसमेंट उपलब्ध हो जाएंगे। काल ने सुझाव दिया। नीले अजगर ने उदास होकर आह भरी। इससे हम अकेले ही योद्धाओं के असंतुलन को तोड़ सकते हैं और दुनिया में ज्ञान की प्यास वापस ला सकते हैं। उन्हें सिखाएं कि जिंदगी में सिर्फ एक दूसरे से चिपके रहने और रक्षा करने से भी बढ़कर कुछ है। यह विचार मात्र कि वह दुनिया से उन योद्धाओं को हटा सकती है जो अपने संपूर्ण कौशल वृक्ष में केवल 2 कौशलों की ही परवाह करते हैं, ब्लू ड्रैगन को आनंदमय दिवास्वप्नों में भेजने के लिए पर्याप्त था। यह पादरी वर्ग की उनकी आजीवन महत्वाकांक्षा थी। काल ने दाना के इस्तेमाल के लिए गोलेम डुप्लीकेशन की एक और कॉपी तैयार की और फिर उसे राय को दे दिया, इस वादे के साथ कि जब उसके पास थोड़ा खाली समय होगा तो वह उसे बेचने के लिए एक और कॉपी बनाएगा। सबसे पहले उसकी लाइब्रेरी में ब्लू ड्रैगन्स की भर्ती करने की योजना थी। क्या होगा यदि मैं कौशल पुस्तकों का एक संग्रह बनाऊं जो उन्नत कक्षाओं का कारण बन सकती हैं? आप प्रतियां बनाने के लिए लाइब्रेरियन को ला सकते हैं और फिर ब्लू ड्रैगन पादरी अधिक से अधिक योद्धाओं को आगे बढ़ाने की पहल शुरू कर सकते हैं। आप इसे जिला से भी कर सकते हैं, जहां अतिरिक्त संसाधनों वाले बहुत सारे योद्धा हैं। काल ने सुझाव दिया। सफायर ने उस पर मुस्कुराकर कहा, तुम ये दिखावा भी नहीं कर रहे हो कि यह डार्कलाइट होस्ट के लिए और ज़्यादा ड्रैगन हासिल करने की कोशिश नहीं है? काल ने कंधे उचका दिए। कभी कभी साथ खेलना मज़ेदार होता है, कभी कभी यह सुनिश्चित करना आसान होता है कि हर कोई समझे। सिल्वर ड्रैगन्स नए मंत्रों और कौशलों के बारे में कैसा महसूस करते हैं? दोनों ड्रैगन जोर से हंसने लगे, लाइब्रेरियन से भी ज़्यादा जोर से। नीले ड्रैगन जानना चाहते हैं और उसकी हार्ड कॉपी चाहते हैं। चांदी के ड्रैगन मंत्र जानना चाहते हैं और फिर उसका इस्तेमाल करने का इरादा रखते हैं। सफायर ने सहमति जताई। तो हमें यहाँ भी सिल्वर ड्रैगन्स की ज़रूरत है। यह एक अच्छा संयोजन होगा। हम एक और डंगॉन टीम बना सकते हैं ताकि वे नए कौशलों का परीक्षण और अभ्यास कर सकें और देख सकें कि कौन सी चीज़ें वर्ग उन्नति को गति प्रदान करेंगी। काल ने सुझाव दिया। वह सफायर के दिमाग में चल रही संभावनाओं को देख सकता था और उसी क्षण उसे एक शानदार योजना सूझी। तुम्हें पता है, अनुचरों को अध्ययन में शामिल होने के लिए कहने के खिलाफ कोई नियम नहीं है। उन्हें आगे बढ़ने के लिए बस ज़रूरी शर्तें पूरी करनी होती हैं, है ना? हम उन सभी योद्धाओं को पकड़ सकते हैं जिन्हें रेड ड्रैगन्स अपने आसपास रखते हैं और उन्हें व्यापारियों वगैरह के लिए रक्षक के तौर पर प्रशिक्षित कर सकते हैं। उन्हें पादरी वर्ग द्वारा पहले से ही प्रशिक्षित किया जा रहा है, इसलिए उन्हें एक बुनियादी योद्धा टेम्पलेट से अधिक उपयोगी बनाने में कोई हानि नहीं है। उन्होंने सुझाव दिया। मैट्रन ब्लैकलॉ थोड़ा नाराज दिखीं। रेड ड्रैगन क्लरिक्स द्वारा प्रशिक्षित भाड़े के रक्षक अनाथों में से चुने गए थे और रेड ड्रैगन्स को ये पसंद नहीं था कि दूसरे उन्हें बेकार कहें।
लेकिन सफ़ायर पहले से ही योजना बना रही थी और सोच रही थी कि क्या उसे स्वयंसेवकों को इकट्ठा करने के लिए शोलाहा और कोबजी क्षेत्र के मंदिरों में फ़ोन करना चाहिए। दोनों देशों के बीच किसी भी समय कम से कम 10,000 योद्धा प्रशिक्षण ले रहे होने चाहिए। 1% स्वयंसेवक दर भी उन्हें सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण आंकड़े प्रदान करेगी। एकमात्र मुद्दा ये था कि उन्हें सभी को एक ही रैंक पर रखने की आवश्यकता थी ताकि वे उनके साथ चिकित्सकों को परीक्षण काल कोठरी में भेज सकें और परिणामों की उचित जांच कर सकें। यह पादरी वर्ग का मुद्दा था, काल का मुद्दा नहीं। उन्हें केवल ये सुनिश्चित करना था कि ब्लू ड्रैगन्स के लिए नकल करने हेतु विभिन्न प्रकार की कौशल पुस्तकें उपलब्ध हों ताकि वे अपने विद्यार्थियों का उचित ढंग से परीक्षण कर सकें, तथा ये सिद्धांत भी कि मूल समूह से हटकर कक्षा में परिवर्तन लाने के लिए केवल एक उपयुक्त कौशल की आवश्यकता होती है। काल को पता था कि कुछ कौशल ऐसे हैं जो योद्धाओं को बेहतर वर्ग में आगे बढ़ने में मदद करेंगे, लेकिन सैफायर के दिमाग में जो कौशल थे वे ज़्यादातर टैंकिंग वर्ग थे, पलाडिन और क्रूसेडर। लेकिन काल को पता था कि अन्य योद्धा प्रकार के वर्ग भी होने चाहिए जो दुष्ट, डिल्यूड, रेंजर या अन्य वर्गों के साथ मिश्रित हों। समस्या ये थी कि वह केवल वही कौशल बना और सिखा सकता था जो वह पहले से जानता था, इसलिए उसे अपने जानवरों के कौशल में विविधता लाने में मदद करने की आवश्यकता थी, तभी वह योद्धाओं को वास्तव में अविश्वसनीय कौशल सिखा सकेगा। हॉक ने काल के विचारों का मजाक उड़ाया। योद्धा तो बस मांस की कठपुतलियां होते हैं, है ना? वे तो हवा से ताने मारने के लिए होते हैं और वे जवाब में गोली भी नहीं चला सकते। लेकिन थोर के विचार अलग थे। क्या सिस्टर ए शुरुआत में एक छुपकर काम करने वाली योद्धा नहीं थी? उनकी शुरुआती क्षमताएं बस लोगों के पास चुपके से पहुंचकर उनमें छेद करने तक ही सीमित थीं। शायद वह कोई दुष्ट थीं, लेकिन निश्चित रूप से योद्धाओं को भी ऐसा करना सिखाया जा सकता है ना? योद्धा धनुष का भी इस्तेमाल कर सकते थे, इसलिए वे रेंजर जैसे काम कर सकते थे, बस अच्छी तरह से नहीं। बस इतना ही। योद्धा बाकी सभी शारीरिक लड़ाकू वर्गों का घटिया संस्करण थे। क्या ये बहुत क्रूर नहीं था? इतने सारे लोग सबसे घटिया वर्ग क्यों चुनते हैं? कम से कम उन्हें एक बेहतर बैरियर तो दिया जाए ताकि वे एक अच्छे टैंक या कुछ और बन सकें। हॉक इस बात से इनकार नहीं कर सकता था। योद्धा निश्चित रूप से एक शिकार प्रजाति थे। काल ने हंसने से बचने की कोशिश की जब दोनों योद्धाओं की आलोचना कर रहे थे। हालांकि उनके विचार उसे बुनियादी योद्धाओं की संख्या कम करने के लिए क्या करना चाहिए, इसकी योजना बनाने में मदद कर रहे थे। किसी अन्य वर्ग के लिए शायद उन्हें बस एक ही कौशल की आवश्यकता होगी जो उनके साथ इतना संगत हो कि वे एक नए रास्ते पर आगे बढ़ सकें। नया वर्ग भले ही अत्यंत दुर्लभ या शक्तिशाली न हो, लेकिन यह उन बुनियादी वर्गों से एक कदम आगे होना चाहिए जो पहले सबसे आम थे। उदाहरण के लिए, जिलाज में रूनक्राफ्टिंग करने वाले विशेष दुष्टों का पूरा समूह। उनके पास सामान्य दुष्टों से अलग कौशल थे, और अगर आधार वर्ग बिना किसी चीज़ से अपने ठोस हथियार बना सकता तो उन्हें अपने पहले से मौजूद कौशलों के साथ एक अलग लाभ मिलता। कम से कम परिस्थिति के अनुसार तो ऐसा ही है। तो अगली चीज़ जो काल को करने की ज़रूरत थी वह थी या तो यादृच्छिक पुस्तकें प्राप्त करने में कुछ कौशल अंक खर्च करना, या सभी की बुनियादी क्षमताओं को संयोजित करना शुरू करना जब तक कि उसे नए कौशल न मिल जाएं जो वह योद्धाओं को सिखा सके। अगर वह उन्हें एक जानवर जैसा स्थान दे तो शायद वे जानवर रेंजर बन जाएंगे या कुछ ऐसा ही। लेकिन अगर वह उन्हें मानसिक दृढ़ता और आक्रमण मंत्र का संयोजन दे तो वे किसी न किसी प्रकार के युद्ध जादूगर बन जाएंगे। यदि वे पर्याप्त उज्ज्वल होते। सभी योद्धा मूर्ख नहीं होते, लेकिन सभी जादूगर कम से कम थोड़े बुद्धिमान तो होते ही थे। वह इतने लंबे समय से व्यापार कौशल पर ध्यान केंद्रित कर रहा था कि काल अन्य अभिजात वर्ग के लिए बुनियादी कौशल की क्षमता को लगभग भूल गया था। खैर लोगों, चूंकि यहाँ हर किसी के पास इस सिस्टम में अच्छा मौका था, सिर्फ कुछ ही लोगों के पास नहीं। जरा सोचिए, उसके पास असल में ज़्यादा बुनियादी हुनर नहीं थे। जानवरों में से हर एक के पास बस कुछ ही थे और वे बहुत ही विशिष्ट थे। लेकिन वह कोशिश तो कर सकता था। उसके पास ब्रांड था और राय के पास स्पीयर था। वह इसे अक्सर इस्तेमाल नहीं करती थी, लेकिन उसके पास था। दोनों का संयोजन काफ़ी आसानी से हो गया और काल के दिमाग में क्रॉसकट कौशल का निर्माण हुआ। ये तो योद्धा जैसा हुनर था, पर अच्छा था। अगर वो क्रॉसकट को वॉक ऑन एयर के साथ मिला दे तो क्या होगा? इससे ब्लेड डांस एक एपिक ग्रेड कौशल बन गया। अब हो सकता है कि इससे किसी को कोई नया वर्ग न मिले, लेकिन ऐसा ज़रूर लग रहा था कि इससे निचले स्तर पर किसी उन्नत योद्धा का उदय हो सकता है। आप जितने ज़्यादा शक्तिशाली होते जाते, काल को यह उम्मीद उतनी ही कम होती कि कोई नया कौशल आपके वर्ग को बेहतर बनाएगा। आखिरकार मिथिक टैंकों के पास सीमित अभेद्यता जैसे कौशल थे और इसने उन्हें योद्धा वर्ग के लॉक से बाहर निकलने के लिए कुछ नहीं किया था। खैर, डेव ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसके पास निश्चित रूप से वह कौशल था, और वह एक डेल्यूड था, लेकिन अवधारणा वही थी। काल ने ब्लेड डांस कौशल लिखना शुरू किया जब वे ड्रार्ड्स के फर्नीचर पर अपना काम पूरा करने का इंतजार कर रहे थे और पाया कि यह बहुत छोटा था। किसी कारण से योद्धा कौशल हमेशा लिखने में सबसे आसान होते थे।
रैंड कौशल पुस्तक के रूप में एक पैम्फलेट से ज़्यादा कुछ नहीं था। ओह, ये बुरा विचार नहीं था। छोटी किताबें ही सबसे अच्छी होती हैं। क्या होगा अगर वह ग्रेविटी स्लैम को चेन लाइटनिंग के साथ जोड़ दे? लाइटनिंग स्टॉर्म एक ऐसा कौशल था जिसे लेकर थोर उत्साहित हो सकता था, इसलिए काल ने उसे तुरंत यह सिखा दिया, हालांकि वह निश्चित नहीं था कि यह उस तरह का कौशल था जो एक योद्धा की विशेषताओं से काफ़ी दूर था। थोर को अपने पैरों में चमकते बिजली के जूते पहने हुए खुशी से अपने स्थान पर घूमते देखना ही प्रयास के लायक था। वह पहले से ही जानता था कि आप योद्धाओं को सीधे कोई जादूगर मंत्र नहीं सिखा सकते। वे एक दूसरे के अनुकूल नहीं होंगे, लेकिन अन्य शारीरिक कौशल थोड़े अधिक बहुमुखी होने चाहिए। यह उससे कहीं अधिक कठिन था जितना उसने सोचा था, ज़्यादातर इसलिए क्योंकि उसे अंदाज़ा नहीं था कि कौन से हुनर असल में किसी वर्ग में उन्नति लाने में कारगर होंगे जो सिर्फ मसालेदार योद्धा तक सीमित नहीं था। लेकिन फिर भी यह कोई आसान काम नहीं था। आप उन्हें मसालेदार बवंडर सिखाने की कोशिश कर सकते हैं, शायद उन्हें घूमते हुए ब्लेड से अपने चारों ओर घुमाएं। योद्धाओं को लगता है कि उन्हें लोट्स का घूमता हुआ नृत्य पसंद आएगा। हॉक ने सुझाव दिया, आप शायद गलत नहीं हैं। हम इसे बाद में आजमा सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या वे कुछ बदलावों के बाद फ्लेमिंग वोटेक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। काल सहमत हो गया। काल ने ब्लेड डांस समाप्त कर लिया और सफायर ने तुरंत उससे पुस्तक ले ली, फिर एक कौशल का उपयोग करके उसे खोल दिया ताकि वह उसे उपयोग करने का जोखिम उठाए बिना पढ़ सके। जानते हो, अगर तुम इसका इस्तेमाल भी करते हो तो तुम इसकी एक और प्रति बना सकते हो। मैं सोच रहा था कि शायद इससे एक उन्नत योद्धा वर्ग बन जाए। इसे भाले के साथ इस्तेमाल करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, इसलिए ये काटने और काटने से ज़्यादा उत्तम चीज़ बन सकती है, काल ने समझाया। रेड ड्रैगन मैट्रन हंसी, मुझे अच्छा लगा कि तुम दोनों इतने घुल मिल गए हो कि काल इंतज़ार करते करते किताबें बनाने में लग जाता है, जबकि योद्धा प्रशिक्षुओं को लाने की योजना अभी पूरी नहीं हुई है। सफायर ने कंधे उचका दिए, यह ज़रूर होगा। अब जब हम उन्हें आसानी से और ज़्यादा हुनर सिखा सकते हैं तो हम उनका भविष्य बदल पाएंगे। काल ने सिर हिलाया और फिर एक नए संयोजन के बारे में सोचा। अगर वह रैम्पेज को फायरबॉल और आयरन विदिन के साथ मिला दे, वह शारीरिक सुधार कौशल जिसने उसे ज़्यादातर इंसानों से दूर रहने के लिए प्रेरित किया था, तो वह एक अच्छा कौशल बन जाएगा। एलिमेंटल्स रेथ एपिक ग्रेड ट्रांसफॉर्मेशन स्किल प्रत्येक हमले से होने वाले नुकसान का 10% अनदेखा करता है, सभी हमलों में 250% अग्नि क्षति जोड़ता है, बेरसेक की शक्ति को 100% बढ़ाता है। हमें यहाँ ओफेलिया की ज़रूरत है, हॉक ने कहा। एक विशाल ज्वलंत अति उन्मत्त भालू बहुत ही हास्यप्रद होगा। कैरा को सिखाओ, मैं एक उन्मत्त कैरा देखना चाहता हूँ। रेमी ने काल के मन में खुशी जताई। यह एक डरावना विचार था। क्या आपके पास कोई और विचार है? नीलम ने पूछा। एलिमेंटल्स रेथ नाम का एक कौशल है जो एक एपिक ग्रेड ट्रांसफॉर्मेशन कौशल है। यह एक बेसिक अवस्था है जो क्षति में कमी और अग्नि क्षति को बढ़ाता है। मुझे यकीन नहीं है कि मुझे इसे योद्धाओं के लिए बनाना चाहिए या नहीं। मैट्रन ब्लैकलॉ ने हंसते हुए कहा, अगर तुम चाहो तो मेरे लिए भी बना सकती हो। इन बच्चों को एक दिन से ज़्यादा समय तक सलीके से काम करने के लिए शायद एक उग्र रेड ड्रैगन की ज़रूरत होगी। चैंपियन काल ज्ञान प्रदान करता है कौशल एलिमेंटल्स क्रोध को सख्त मैट्रॉन ब्लैकलॉ में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। लाल अजगर हंसने लगा। ओह हाँ, ये तो कमाल है। युद्ध प्रशिक्षण के दौरान इन नन्हे बदमाशों का कोई मुकाबला नहीं होगा। काल ने भौहें चढ़ाईं, मुझे तुम पर भरोसा है कि तुम इस नई मिली क्षमता का दुरुपयोग नहीं करोगे। मैट्रन ने उसकी चिंता को नज़रअंदाज कर दिया। मैं कई सालों से द्रोध में होनहार अनाथ बच्चों के सैन्य प्रशिक्षण की जिम्मेदारी संभाल रही हूँ। निश्चिंत रहो, मैं बच्चों को पीटने के लिए रैम्पेज का इस्तेमाल नहीं करूँगी। खैर, बच्चों को नहीं, तुम मेरी बात समझ रहे हो। मैट्रन की उत्तेजना पर सफायर ने हल्के से ठहाका लगाया। ऐसा ही होता है जब आप रेड ड्रैगन के अंदर स्विच घुमाते हैं। वे पलक झपकते ही अनाथालय की धैर्यवान मैट्रन से युद्धोन्मादी ड्रिल प्रशिक्षक बन जाते हैं। काल ने सिर हिलाया। अब मैं समझ गया। मैं बाद में इस किताब की एक और प्रति बनाऊंगा ताकि इसे लाइब्रेरी में रख सकूं, ताकि भविष्य में आने वाले आगंतुकों के लिए और प्रतियां बनानी पड़ें। नीलम मुस्कुराए। मैं अपनी और बहनों को ड्रैगन गॉड्स लाइब्रेरी के लिए निकले बनाने के लिए बुलाऊंगी। उन्हें स्वयंसेवकों के साथ आना ही चाहिए, लेकिन मैं ये सुनिश्चित करूंगी कि वे अपनी बहनों को शिलालेख कौशल के साथ भेजें ताकि वे किताबों की नकल कर सकें। लॉर्ड द्रोध उनकी प्रशिक्षण योजना से खास खुश नहीं थे, लेकिन यहाँ का कालकोटरी शाही रैंक का था, इसलिए वे कमज़ोर प्रशिक्षुओं को परख सकते थे जिनके आगे बढ़ने की संभावना ज़्यादा थी। जिलास के बजाय यही परियोजना करना तर्कसंगत था। हालांकि यदि यह अच्छी तरह से काम करता है तो वे इसे गिल्ड एलायंस के सदस्यों तक विस्तारित कर सकते हैं और अपने असंतुलन को सुलझाना शुरू कर सकते हैं। ये लगभग 1000 संभावित स्वयंसेवक थे जो पहले से ही डार्कलाइट होस्ट की विलक्षणताओं से परिचित थे और डंगॉन टीमों के बीच अपना नाम बनाने के लिए उत्सुक थे।
काल ने संभावनाओं पर ध्यान केंद्रित किया और एक और असाधारण संयोजन खोजने पर काम किया। वह अराजकता नहीं जो एक उग्र कैरा पैदा कर सकती है। वह अपने नए हुनर से बहुत खुश थी। अगर काल नहीं चाहता था कि वह उसे यह सिखाए तो उसे खुद भी यह नहीं सीखना चाहिए था। साझा कौशल दोनों तरफ से काम आया। सही शादी की थीम चुनने की प्रक्रिया तेज नहीं थी। ऐसा नहीं था कि डाना या मटिल्डा कोई भी मुश्किल खड़ी करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वहाँ बहुत सारे विकल्प थे और हर बार जब किसी को समारोह में क्या जोड़ना है इस बारे में कोई बढ़िया विचार आता था तो इससे एक विचार दूसरे के साथ काम करने के तरीके में बदलाव आ जाता था और फिर उन्हें इसे फिर से समायोजित करना पड़ता था। सौभाग्यवश ओपल उनके पक्ष में था। वह हर उस चीज़ को पुनः बना सकती थी जिसकी कल्पना की गई थी ताकि हर कोई इसकी लाइव समीक्षा कर सके कि यह कैसे काम करता है। डाना जानती थी कि समारोह छोटा नहीं होगा क्योंकि उनके कई दोस्त और सहयोगी थे, लेकिन उसकी समझदारी और मटिल्डा की समझदारी बहुत अलग थी। नचटिया ने भी सोचा कि पूरी गोल्डन डिवाइन अकादमी को शादी में आमंत्रित करना समझदारी होगी। जब वे चर्च में शादी करते थे तो आमतौर पर अपने शहर के पूरे चर्च को आमंत्रित करते थे। इसलिए ड्रैगन्स की शादी आमतौर पर 5 से 10,000 लोगों की उपस्थिति में होती थी। यह कोई बड़ा समारोह नहीं था जब तक कि वे चर्च के नेता न हों, लेकिन यह अपेक्षा की जाती थी कि हर कोई अपने दिन में से 1 या 2 घंटे निकालकर जोड़े को अपनी उपस्थिति से समर्थन देगा। उन्होंने सौभाग्य और प्रजनन क्षमता लाने के लिए समारोह में सामूहिक आशीर्वाद भी दिया। वह हिस्सा विवाद का एक और मुद्दा था। उनके समूह को मिली दिव्य कृपा को देखते हुए अगर वह सचमुच आशीर्वाद के लिए राजी हो जाती तो उसे गर्भवती होने में कितना समय लगता? क्या वह इसके लिए तैयार थी? और बच्चे किस प्रजाति के होंगे? ऐसा नहीं है कि उसके पास कोई विशेष आधार था, लेकिन उसने बहुत पहले ही पाया था कि काल का बिल्ली दानव रूपांतरण उसके बगल में सोने के लिए अधिक आरामदायक था और वह निश्चित नहीं थी कि बिल्ली के बच्चे होने की संभावना के बारे में वह कैसा महसूस करती है। या फिर वे लोमड़ी के बच्चे होंगे। एक सनकर मटिल्डा को लगा कि यह पूरा मामला मजाक का है। जब उसका पहला क्लच आया था तब वह डाना की उम्र की थी और उसने उन्हें लाल ड्रैगन को पालने के लिए सौंप दिया था, जैसा कि उस समय सभी उच्च पुजारियों का रिवाज था। इस तरह वे अनर्जित विशेषाधिकार में नहीं पले बढ़े या माता पिता की संपत्ति के कारण अनुचित रवैया नहीं अपनाया। तुम्हें पता है, यह एक विकल्प है। अब हमारे पास ड्रोथ गिल्ड हाउस में एक अनाथालय है। तुम रेड ड्रैगन से अपने बिल्ली के बच्चों का पालन पोषण करवा सकती हो ताकि तुम्हें हमारे साथ यात्रा करना बंद न करना पड़े। वे वहीं होंगे और ड्रैगन आपको मिलने से मना नहीं करेंगे। हर कोई जानता है कि कौन पादरी का बच्चा है और कौन असल में अनाथ है। राय ने सुझाव दिया। रुको, पीछे हटो। गिल्ड हाउस में अनाथालय कब से है? डाना ने पूछा। रे ने कंधे उचका दिए। लगभग 3 दिन हो गए हैं। वहाँ समय यहाँ से अलग तरीके से बहता है। काल ने हमारे जाने के बाद इसकी व्यवस्था की क्योंकि उसे विस्तारित वर्कशॉप विलेज में नए कारीगरों के लिए दुकानों पर काम करने के लिए लोगों की ज़रूरत थी। यहाँ तक कि उनके पास चमड़े के काम करने वाले और दर्जी भी हैं जो मेरे लिए काम करने आते हैं। टेसा ने राय को नापसंदगी भरी नज़र से देखा और मकड़ी मान गई। मेरे लिए उबाऊ चीज़ें बनाने का काम कर दो, उसने सुधार किया। उन्हें आपके स्तर के दर्जी कहाँ से मिले? ओफेलिया ने पूछा। राय गर्व से फूल गया। शहर के गवर्नर ने नेरुद में अपने एक दोस्त से बात की और उन्होंने हमारे लिए मकड़ी जानवरों का एक पूरा समूह भेज दिया। उन्हें ज़रूर पता होगा कि सही सामग्री से कैसे काम करना है। दाना ने आह भरी। मुझे ठीक से समझने दो। तुम्हें पता चला कि काल गिल्डस्टो के लिए सामान बनाने के लिए और कारीगरों को ला रहा था और फिर उसने शहर के गवर्नर से बात की जिसने महाद्वीप के दूसरी तरफ से किसी दूसरे देश से मजदूरों का एक पूरा समूह मंगवाया सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हें लगा कि मकड़ी का वह जानवर मकड़ी के रेशम से काम करने में बेहतर होगा। रे ने अपने नुकीले दांत दिखाते हुए मुस्कुराकर कहा, वह सचमुच मेरे लिए बहुत अच्छा है। उन्होंने तो ओवरलॉर्ड्स का एक पूरा समूह भी ढूंढ लिया है ताकि वे वो सुंदर चीज़ें बना सके जो अलायंस के सभी सदस्य चाहते हैं। इससे मुझे अपनी डाना की शादी के लिए उसे सजाने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। वह इस व्यवस्था से काफ़ी खुश थी। उसने उन्हें शुरुआत करने के लिए 100 से ज़्यादा अलग अलग डिज़ाइन के पैटर्न और 1000 रेशम के बोल्ट भेजे थे। अगर वे खत्म होने लगे तो वह अपनी आपूर्ति योजना में बदलाव करेगी। लेकिन 100 अलग अलग ड्रेस और सूट डिज़ाइन पर्याप्त होने चाहिए ताकि अलायंस में केवल 10 लोगों के पास एक ही मूल डिज़ाइन हो और वे उनमें से प्रत्येक को काम करते समय अनुकूलित कर सकें, इसलिए वे सभी समान नहीं होंगे। योजना बहुत ही शानदार ढंग से बन रही थी। ज़्यादा समय नहीं बीता था कि पूरी दुनिया उसके रेशम के आवरण में बंध गई। कैरा अपनी बहन के विचारों पर थोड़ा हंसी, फिर उसने कुछ सफ़ेद गुलाब दिखाए जिनकी पंखुड़ियों के सिरे रक्त लाल थे और ऐसा लग रहा था कि उनके किनारों से खून बह रहा है। ओह, ये मेज़ों के लिए अच्छे हैं। बहुत बढ़िया कैरा, टेसा ने तारीफ की। ये फूल रेड ड्रैगन्स की विशेषता थे और वे उस लाल शादी के गाउन के साथ बहुत अच्छे लगेंगे जिसे डाना ने चुना था।
लाल गाउन और घूंघट के साथ अति पारंपरिक पोशाक पहनना दाना के लिए सौभाग्य और आकर्षण दोनों ही माना जाता था। परंपरा से वह बस एक पतला घूंघट चाहती थी ताकि वह देख सके कि क्या हो रहा है, न कि सिर्फ अपने पैरों के पास क्या है। दाना ने गला साफ किया। तो क्या हम सहमत हैं? डाकलाइट होस्ट के लिए मुख्य थीम के तौर पर काला और सफ़ेद, और फिर दुल्हन पक्ष के लिए लाल और सुनहरा। दुल्हन की सहेलियों के लिए उल्टा। सभी ने सहमति में सिर हिलाया और अंतिम योजनाएं शुरू की गईं। उनके पास दाना के लिए पहले से ही एक ड्रेस थी, अब उन्हें बाकी सबके लिए भी उसकी ज़रूरत थी। रे ने थोड़ी देर सोचा कि क्या उन्हें समारोह के लिए कैरा का रूप बदलना चाहिए या फिर वो जानवर के रूप में ही ठीक रहेगी। ओपल तो स्वाभाविक रूप से तितली के रूप में आएगी, लेकिन वो तो पहले से ही चमकदार थी। लेकिन कैरा का रंग काला और सफ़ेद था, इसलिए वो थीम पर फिट बैठती थी। वे उसे लोट्स के साथ बबल बाथ में डालकर साफ कर सकते थे। शादियां जटिल थीं। दाना को कारा के रूप रंग के विवरण की उतनी चिंता नहीं थी जितनी कि मटिल्डा के इस प्रस्ताव की थी कि वे सायोसासा में एक अलग स्थान पर विवाह का आयोजन करें, ताकि वह उन सभी 20,000 मेहमानों को आमंत्रित कर सके जिन्हें वह वहां बुलाना चाहती थी। जैसा कि उन्होंने कहा, यह एक मात्र मध्यम समारोह था। योजनाबद्ध विवाह के पैमाने से अनभिज्ञ तथा अपने साथियों पर विश्वास रखते हुए कि वे ऐसा निर्णय लेंगे जिससे दाना खुश हो जाएगी, काल ने एलायंस स्टोर में वस्तुओं के चयन में सुधार लाने पर ध्यान केंद्रित किया। अब उनके पास एक संगठनात्मक व्यवस्था थी। लाला खरगोशों में से एक और ड्रैगन किन रूनक्राफ्टर्स में से 2 एलायंस हाउस में बिक्री के काम पर थे, जबकि काल ज़रूरत के हिसाब से घरों के बीच आता जाता रहता था, लेकिन ज़्यादातर द्रोध हाउस में काम करता था, जबकि सैफायर जिलाज एलायंस हाउस के तहखाने में बाकियों और अपने 2 पोते पोतियों के साथ काम करती थी। उनमें से कुछ लोग ये जानने के लिए उत्सुक थे कि रेमी कब उन्हें आगे बढ़ने में मदद कर पाएगी, लेकिन वह दूसरों के साथ शादी की योजना बनाने में व्यस्त थी, इसलिए काल को पता नहीं था कि वह कब और अधिक औषधियां बना पाएगी। हालांकि अभिकर्मक अच्छी तरह से बढ़ रहे थे, लेकिन आज काल और रेमी दोनों के लिए एक बड़ा दिन था। हालांकि रेमी को अभी तक इसका एहसास नहीं था। आज वो दिन था जब हिप्पी ये तय करने आ रहे थे कि काल की छोटी सी दुनिया रहने के लिए सही जगह है या उन्हें कहीं और चले जाना चाहिए। वे उन अतिरिक्त शिल्पकारों में से अंतिम थे जिनकी आवश्यकता जानवरों के व्यस्त होने पर सब कुछ चालू रखने के लिए थी, लेकिन एक अंतिम चरण था जिसे काल को उनके आने से पहले पूरा करना था। टिनी वर्ल्ड को ओवरलॉर्ड रैंक पर बनाया गया था और उसने न तो इसका विस्तार किया था, न ही ब्रह्मांड के मूलभूत नियमों की शक्तियों को अंतरिक्ष में जोड़ा था। टोटेम रैंक वाले संसाधनों को ठीक से विकसित करने के लिए कम से कम कुछ हद तक मूलभूत नियमों की आवश्यकता होगी, और काल का इरादा अंतरिक्ष में मन हेरफेर जोड़ने पर ध्यान केंद्रित करने का था। फिलहाल वहां कोई नहीं था जो उसकी जरूरतों के लिए बिल्कुल सही था। योद्धा केंद्रित कौशल, क्षति और हमले की गति बढ़ाने वाले उपकरणों का एक पूरा बैच समाप्त करने के बाद काल ने खुद को छोटे विश्व में स्थानांतरित कर लिया और प्रवेश द्वार को बंद कर दिया, ताकि जब वह काम कर रहा हो तो कोई भी चीज क्षेत्र को असंतुलित न कर सके। सबसे पहले उन्हें टिनी वर्ल्ड के क्षेत्र में सुधार करना था। यह उनके उद्देश्यों के लिए पहले से ही बहुत बड़ा था, लेकिन उन्होंने जो सोचा था उसकी तुलना में यह अपर्याप्त लगा। एक विचार के साथ दुनिया ने पुनः आकार लेना शुरू कर दिया, और काल ने उन सभी असंख्य तरीकों पर ध्यान केंद्रित किया जिनसे मन को परिवर्तित या हेरफेर करके जीवन का सृजन, विनाश और यहाँ तक कि अनुकरण किया जा सकता है। अंतिम उन सभी में सबसे जटिल था, लेकिन छोटे विश्व का आधार मन हेरफेर था, और ओपल द्वारा प्रयुक्त भ्रमात्मक डोमेन मूलभूत नियम की शुद्ध अभिव्यक्ति थी। काल को पता था कि इस क्षमता से वह ओपल के अद्भुत कौशल को भी निखार सकता है, लेकिन अभी के लिए वह इसे टिनी वर्ल्ड की प्रकृति में ढाल रहा था और ध्यान से इस मंत्र को फिर से बना रहा था, बिना इसे नष्ट होने दिए या वहां उग रहे दुर्लभ पौधों को नुकसान पहुंचाए। संभवतः ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था। कुछ पौधे तो सचमुच अपूरणीय थे, क्योंकि जिन असामान्यताओं से वे आए थे वे अब मौजूद नहीं थीं। अगर रेमी या अन्य लोगों के पास अपने स्थानों में उनकी कोई व्यवहार्य प्रतिकृति नहीं होती, तो ये संभवतः अस्तित्व में आखिरी पौधे हो सकते थे। छोटे विश्व द्वारा आच्छादित क्षेत्र का विस्तार हुआ, और काल ने स्वयं को रूपांतरित होने की अदम्य इच्छा से भरा हुआ पाया। अवतार ने उसे एक विश्व ड्रैगन की छवि में ढाल दिया, और अचानक उस छोटी दुनिया में हेरफेर करना सहज हो गया। प्रकृति को नया आकार देना इस प्रजाति का सबसे बड़ा जन्मजात कौशल था, और अवतार होने के बावजूद काल को उनके सृजन कौशल की नकल करने में कोई दिक्कत नहीं हुई। स्किल मास्टर 5 एक्टिवेशन, गोलेम डुप्लीकेशन 2। काल काम करते हुए मुस्कुरा रहा था। उसे यही उम्मीद थी, मन संचालन और भ्रम के संयोजन से गोलेम बने। इसलिए जितना ज्यादा वह इस अवधारणा को समझता, उतनी ही आसानी से वह और ज्यादा गोलेम बना पाता। यदि अन्य कौशल भी शीघ्र ही विकसित हो जाएं तो उन्हें आश्चर्य नहीं होगा। काल अपनी आंखें बंद करके बैठा था तथा अपनी अन्य इंद्रियों का उपयोग करके पौधों की स्थिति जानने की कोशिश कर रहा था, जबकि वह मन ही मन छोटे विश्व के विस्तार की कल्पना कर रहा था। सिर्फ साधारण घास के मैदान नहीं,
उसने अपने पीछे के स्थान के किनारे पर पर्वत श्रृंखला का विस्तार किया, फिर पहाड़ के भीतर एक गांव बनाया जिसमें वह सब कुछ था जो बौने शिल्पकार मांग सकते थे। आखिरकार उसे इसका अभ्यास था। इसके बाद उन्होंने जंगलों का विस्तार किया जिसमें कुछ ऊंचे घने हिस्से भी शामिल थे जो आधार पर हमेशा काले रहे, जो राय और उनकी तरह संवेदनशील लोगों के लिए एकदम उपयुक्त थे। दलदल का विस्तार किया गया खेतों, काल ने यहाँ तक कि कुछ छोटी झीलें और एक घुमावदार नदी भी जोड़ दी। इस सब के बीच उसने मन संचालन के मूल नियम को समझने की कोशिश करते हुए बुना। छोटी दुनिया हर पल और ज्यादा वास्तविक होती जा रही थी और उसके बनाए मन संग्रह क्रिस्टल न सिर्फ ऊर्जा से बल्कि किसी ऐसी चीज से स्पंदित हो रहे थे जो लगभग हैंड जैसी लग रही थी, चेतना प्राप्त करने से ठीक पहले। तो वह था मन। काल ने पहले तो गलतफहमी जताई थी, लेकिन अब उसे बुरे समय और पुनरुत्थान के सबक ज्यादा समझ आने लगे थे। माना जीवित नहीं थी, वह शुद्ध ऊर्जा थी, लेकिन उसकी अपनी एक धड़कन थी, किसी जीवित चीज की तरह। मन को सही मायने में नियंत्रित करने में महारत हासिल करने के लिए आपको इसकी भारी मात्रा का इस्तेमाल करने में महारत हासिल करने की ज़रूरत नहीं है। आपको मन की धड़कन को अपने मंत्रों के साथ तब तक मिलाना होगा जब तक कि दोनों अविभाज्य न हो जाएं, और फिर आप बिना किसी कौशल का उपयोग किए वास्तविकता को अपनी इच्छानुसार मोड़ सकते हैं। आपको अपने शरीर से मन का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं थी, बस अपने आसपास जो कुछ था उसे आकार दें और उसे ठोस बना दें। एक तरह से ये वैसा ही था जैसा आप भ्रमों के साथ करते हैं, लेकिन मूल भ्रम मन के प्रवाह के ऊपर एक अपरिष्कृत परत थी। सबसे शुद्ध भ्रम जीवित, सांस लेती हुई संरचनाएं थीं जिन्हें कोई भी भ्रम के रूप में नहीं पहचानता था। केवल सबसे कुशल व्यक्ति ही यह समझ पाएंगे कि वे जीवित व्यक्ति नहीं थे। काल ने काम करने के लिए और अधिक मान आकर्षित करने के लिए छोटी दुनिया को खोला, क्योंकि उसने जानवरों के लिए जगह कम किए बिना अपनी उपलब्ध जगह के लिए जगह को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था। फिर उसने उस जगह को जादुई जानवरों और पौधों के लिए एक आदर्श स्वर्ग में बदलना जारी रखा। जब वह समाप्त होगा तो ये शानदार होगा। शायद उन्हें एक शहर बनाना चाहिए ताकि वे अधिक लोगों को वहां स्थानांतरित कर सकें। नहीं, वह तब तक प्रतीक्षा कर सकता था जब तक कि वह एक मिथक न बन जाए और उसे शिल्प सामग्री के लिए कालकोठरी में एक दिन से अधिक लंबी यात्राओं पर जाने की आवश्यकता हो।